हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। तो हमारी वीडियो आज बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में होने वाली है, तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा जिससे आपके इससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं आज सभी क्लियर हो जाएंगे। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से पढ़ने से पहले हम पहले ये जान लेते हैं इनर्शिया क्या होता है। तो हमारा क्वेश्चन होता है व्हाट इज इनर्शिया। तो the property of body to resist a change in its state is called inertia। तो बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वे अपनी स्टेट को चेंज करने से रोकती है उसे कहते हैं इनर्शिया। इसका मीन्स होता है अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहना पसंद करती है, और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो मूव करना ही पसंद करेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमारा इनर्शिया होता है इट इज ऑल्सो नोन एज द रेजिस्टेंस फोर्स। इसको हम रेजिस्टेंस फोर्स भी के नाम से भी जानते हैं। हमारे पास टोटल 3 टाइप्स के इनर्शिया होते हैं: इनर्शिया इन रेस्ट, इनर्शिया इन मोशन और इनर्शिया इन डायरेक्शन। अब इनको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इनर्शिया इन रेस्ट का मतलब होता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो तब तक रेस्ट पर ही रहेगी जब तक उस पर एक्शन फोर्स नहीं लगाया जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पर एक पेन रखा हुआ है, इस पेन को मूव करने के लिए हमें इस पर कोई ना कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, अपने हाथ से कुछ ना कुछ इसको फोर्स देना पड़ेगा, तभी ये आकर ये पेन मूव करेगा, वरना ये यहीं पर स्टेबल रहेगा। इसको कहते हैं इनर्शिया इन रेस्ट। इनर्शिया इन मोशन का मतलब होता है कि अगर हम किसी चीज़ को मोशन में है और मोशन उसके बॉडी में जितने भी पार्टिकल्स है वो सभी उसको फील करते हैं, तो उसकी बॉडी तब तक मोशन में रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसको रोका ना जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम मानिए किसी बस में ट्रैवल कर रहे हैं, हम बस में खड़े हुए हैं और बस आगे की ओर बढ़ रही है। जब हमारी बॉडी कि जितने भी पार्टिकल्स हैं यहाँ पर वो सभी इस वेलोसिटी की स्पीड को अपना मारकर ये भी इसी डायरेक्शन मूव कर रहे होते हैं। तो जब इस बस को ब्रेक लगाया होता है, ब्रेक लगाते हैं हम लोग, तो हमारी बॉडी के जितने पार्टिकल्स हैं वो अभी भी उसी डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं। तो जो हमारा बॉडी का पार्ट जो कांटेक्ट में बस से वो तो रेस्ट में आ जाता है, लेकिन हमारी बॉडी उसी डायरेक्शन में आगे की ओर झुक जाती है। क्या कह जाती है? आगे की ओर झुक जाती है। इसको कहते हैं इनर्शिया इन मोशन। क्योंकि इसका मतलब है कि जो भी हमारी बॉडी के जो पार्टिकल्स थे वो ज़्यादा मोशन में थे, वो आगे की ओर मूव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ समय बाद वो भी रुक जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट होता है इनर्शिया इन डायरेक्शन। इनर्शिया इन डायरेक्शन और मोशन बिल्कुल सेम होता है, बस इसमें डायरेक्शन में हमारा चेंज ही होता है। मोशन में हम लोग लीनियर में बात करते हैं कि हमारी बस आगे बढ़ती हम भी उसी डायरेक्शन मूव करें, लेकिन डायरेक्शन में हमारी बॉडी जिस डायरेक्शन में बस मूव करेगी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमारी बॉडी झुकती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल कि मानिए अगर हमारा जो बस है वो आगे की तरफ बढ़ रही है, अचानक आगे टर्न आता है, तो हमारी बॉडी जो इस बस के अंदर बैठी हुई है वो तो एक लीनियर क्वांटिटी में आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। तो हम जैसे ही हमारी बस ने टर्न लिया तो हमारी बॉडी क्या करती है, इस बस की रेस्पेक्ट में इस तरफ इस डायरेक्शन की ओर झुक जाती है। ठीक है। इसका मतलब होता है कि अगर बस हमारी राइट डायरेक्शन में मुड़ती है तो हमारी बॉडी लेफ्ट डायरेक्शन की ओर मूव करेगी, और बस अगर लेफ्ट डायरेक्शन मूव करती है, टर्न होती है, तो हमारी बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं वो राइट साइड में टर्न होंगे। ठीक है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ये चाहते हैं। आई होप अगर आपको इनर्शिया समझ में आ चुका है, तो हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हिंदी बोलते हैं जड़त्व आघूर्ण। इसकी डेफिनेशन होती है कि इट इज ऑल्सो नोन एज एंगुलर इनर्शिया और मास ऑफ इनर्शिया। इसको एंगुलर इनर्शिया और मास ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। अब इसको समझ लेते हैं क्यों कहते हैं। इनर्शिया का मतलब जैसे हमने पढ़ा था कि कोई भी चीज़ किसी डायरेक्शन में मूव कर रही थी उसी डायरेक्शन में हम लोग मूव हो रहे थे,
लेकिन एंगुलर का मतलब होता है किसी एंगल पर, किसी एंगल पर। जैसे अगर कोई जैसा कि हमने इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में पढ़ा था। मास ऑफ इनर्शिया क्यों बोला जाता है? क्योंकि मास का मतलब होता है हमारी बॉडी के सभी पार्टिकल्स से। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम किसी बॉडी का नहीं बल्कि बॉडी के सभी पार्टिकल्स का मिलकर निकालते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मास ऑफ इनर्शिया। इट इज डिफाइंड एज द रेस्टिव फोर्स ऑफ रोटेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोटेट करता है, किसी डायरेक्शन में रोटेट करता है, तो उसका इनर्शिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी डायरेक्शन में रोटेट करता है तो उसका इनर्शिया ही मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसको कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, जहाँ पर m मीन्स मास, m मास और r मीन्स रेडियस। जैसा कि भी पता है कि कोई भी बॉडी अगर किसी एंगल पे रोटेट करेगी, यहाँ पर रोटेशन की बात हो रही है तो सर्कुलर पाथ आएगा, तो सर्कुलर पाथ है तो आर मीन रेडियस। ठीक है, और हम बात करते हैं कि मानिए कोई एक चीज़ है, जैसे हमारे घर में पंखे होते हैं हाथ वाले, हम उसी को मान के चलते हैं। हमने यहाँ पर एक एक्स वाई डायरेक्शन रोटेशन बनाती है, हमने माना ये पंखे की जो डंडी होती है ये वो है, और यहाँ पर एक छोटा सा पंखा बना दिया है। बन गया पंखा, थोड़ा डिजाइन वाला पंखा, तो डिजाइन वाला पंखा बना दिया। और हमने क्या माना, इस पर हमारे कुछ पार्टिकल्स हैं जिसकी इस वाली एक्सिस से, जो ये वाली एक्सिस है वाई एक्सिस, इससे डिस्टेंस क्या है r1, तो पार्टिकल हो गए m1, मास m1। इसकी कितनी हो गई r2 m2, सेम इट इज r3 m3, ये हो गई r4 m4। ठीक, जैसा कि बताया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कोई डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट शेप मतलब होता है यूनिफॉर्म शेप, जिसका मतलब जैसे कोई सर्कल, कोई स्क्वायर, कोई क्यूब, अगर कोई डेफिनेट शेप दी गई है तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला होता है ये। लेकिन अगर कोई डेफिनेट शेप वाला फिगर नहीं दिया गया हो, किसी भी शेप को कोई फिगर है जिसकी कोई शेप हम डिफाइन नहीं कर सकते, देख कर नहीं बता सकते, तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे निकालते हैं? उसमें जो छोटे छोटे उसके पार्टिकल्स होते हैं उन सभी को मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, उन सभी का समेशन कर लेते हैं, मतलब उन सभी को ऐड कर लेते हैं, जिससे कि हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूरी बॉडी का निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कैसे निकालेंगे? जैसे अगर मैं मानूं कि पहले वाले पार्टिकल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, I1, जो होगा m1 r1 स्क्वायर। सेम है इट इज I2 का क्या होगा, m2 r2 स्क्वायर, I3 m3 r3 स्क्वायर, और I4 m4 r4 स्क्वायर। हमने ऐसे बताया टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, सभी का टोटल सम, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। यहाँ से अगर मुझे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकलना है तो I, जैसा कि मैं यहाँ पर जानता हूँ कि इन सभी का जो मास है, जो मैटर है, यह डिफरेंट डिफरेंट है, रेडियस भी सभी की डिफरेंट डिफरेंट है, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो I1
I2, I3, I4 हमने चारों मोमेंट से प्लस किया। अगर माने यहाँ पर पार्टिकल 4 नहीं और भी ज़्यादा हो सकते हैं, हमने माना टोटल पार्टिकल्स n है, कितने n। तो यहाँ पर अगर मोमेंट्स निकालेंगे तो n क्वांटिटी तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, n क्वांटिटी तक, जिसका हम लोग IN, ठीक है। तो टोटल अगर हम यहाँ से निकालें इस जगह से, तो मास, नंबर ऑफ मास का सम किसका था, हमने माना स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, 1 से n तक, ठीक है। mn डॉट rn का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर हमारी जो बॉडी है इसके जितने भी मासेस होंगे वो यहाँ पर इक्वल होंगे, क्योंकि किसी बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब इक्वल होते हैं, इक्वल मास के होते हैं। तो नंबर ऑफ मासेस हमारे इक्वल हो जाएंगे सभी। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ n स्टार्टिंग ऐसे हुई थी आई इक्वल टू 1। तो नंबर ऑफ मासेस हमारे क्या करेंगे, एन एम की n टाइम्स ऑफ m, इसका मतलब क्या है n टाइम ऑफ m। जब जैसे m+m+m जोड़ा जाएगा, जितनी बार नंबर्स होते हैं उनको आगे लिख देते थे, तो यहाँ पर n टाइम तक जोड़ा गया, तो n टाइम्स ऑफ m क्या हो गया, nm डॉट रेडियस तो यही रहेगी r है इसका। इस वाले जो टर्म जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं टोटल मास। क्या कहते हैं, टोटल मास। और आर है जो नंबर ऑफ रेडियस को होते हैं उसे बोला जाता है आर, ठीक है। क्योंकि जितनी भी रेडियस होंगी सभी को अगर ऐड करेंगे तो क्या ले, पूरी जो सबसे बड़ी रेडियस है वो बन जाएगी, ठीक। तो कैपिटल आर से इसको डिनोट करते हैं, तो एम आर स्क्वायर। तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं। अगर कोई यूनिफॉर्म शेप का ऑब्जेक्ट तो आप उसके लिए आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर यूज़ करेंगे, लेकिन अगर कोई अनडिफिनिट शेप का है तो उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। जिसको अगर ओपन फॉर्म में हम लिखें तो लिखेंगे आई इक्वल टू m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर और टेस्ट जितना तक आता है, ठीक है। और अपॉन में सिमेटिस, ठीक, यहाँ पर करके ऐड कर देंगे। आई होप अब आपको ये मोमेंटम से बिल्कुल क्लियर हो गया है। अगर इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अब इसके बाद हम इसकी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है रेडिएशन ऑफ गायरेशन, रेडिएशन ऑफ गायरेशन, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि अब हम डिस्कस करने वाले हैं रेडिएशन ऑफ गायरेशन के बारे में। तो रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है, तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास किसे कहते हैं, देखिए किसी भी बॉडी में जैसे हमने अभी रीड किया कि बहुत सारे पार्टिकल से बनी होती है, तो उन सभी पार्टिकल्स का अलग अलग मास होता है। कोई बॉडी किसी भी तरफ डिपेंड हो सकती है, तो कोई ना कोई हमारी ऑब्जेक्ट में एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर सभी मास जो होते हैं जो कोसेंट्रिक होते हैं, मतलब उनका मास डिस्ट्रीब्यूशन उन सभी को प्लस किया जाता है तो रिजल्टेंट फोर्स हमारा जीरो आता है, ठीक है। तो एट विच पॉइंट मास डिस्ट्रीब्यूशन इज जीरो इज वेयर फोर्स इज इक्वल टू जीरो, समेशन फोर्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम सीधे इसको नॉर्मल लैंग्वेज में बताएं कि बॉडी जिस पॉइंट पर बैलेंस हो जाती है, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में कैसी भी रखी हो, उसे कहते हैं सेंटर ऑफ मास।
फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक थिन रॉड मतलब हमारे पेन का सेंटर ऑफ मास निकाल कर दिखाते हैं। तो अगर कोई भी थिन रॉड है, अगर उसका आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, उस बॉडी के जो कॉर्नर्स है वहाँ पर आपको अपनी फिंगर्स को रखना है। अगर रॉड थोड़ी बड़ी है तो आप उसको हैंड पर भी रख सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पर अब आपको क्या करना है, धीरे 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 हैंड को फ्री रखकर अपने हैंड को फ्री रखना है, ठीक है। आपको ऐसे छोड़ देना और ऐसे करके आगे बढ़ाते रहना। तो जहाँ पर जाकर देखिए कि अपना पेन बैलेंस हो गया है, तो इसी को हम कहते हैं, जहाँ पर ये पॉइंट रखा हुआ है इसी पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस पेन। ओके। अब यहाँ पर अब मैं आपको एक नॉन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, जैसे ये तो हमें थिन सिलेंडर था जिसकी कोई शेप भी डेफिनेट थी। अब जैसे मैंने क्या किया, एक पेन और लिया, उसको इस पर ऐसे करके अटैच कर दिया, ठीक। अब यहाँ पर अटैच करने के बाद अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, अब जो हमारी बॉडी का जो मास है, इस तरफ वेट है, वो थोड़ा इंक्रीज हो गया, वो बढ़ गया। तो अब हमारा सेंटर जो मास होगा वो क्या होगा, इस बॉडी में चेंज होगा। अब तो सेंटर पर रख नहीं, अब देखते हो कहाँ पर निकलता है। तो सेम जैसे कि हमने किया था, हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने फिंगर को रखेंगे नॉन सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट के लिए धीरे धीरे। देखिए मैंने इस जगह रखा, ये गिर गया। अब मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा देखिए बैलेंस करने को, फिर गिर गया। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा और, देखिए वो यहाँ पर बैलेंस हो गया। आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं, इस जगह पेन आसानी से बैलेंस हो गया है बिना किसी को मूवमेंट दिए, ठीक है। अच्छा, इससे आप आसानी से ये चीज़ समझ सकते हैं कि बॉडी में किसी भी ऑब्जेक्ट पे जिस तरह मास ज़्यादा हो, सेंटर ऑफ मास वहीं पर शिफ्ट हो जाता है। जैसे कि आपने पहले देखा था, सेंटर ऑफ मास कहाँ निकला था, इस पॉइंट पर। लेकिन जैसे ही हमने बॉडी का मास इस तरफ बढ़ाया तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इस तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते चले। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय, देखिए अगर आप सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का निकालना चाहते हैं तो वहाँ पर आपका एक फॉर्मूला होता है, आर वेक्टर इक्वल टू m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। जहाँ पर m1 m2 तो हमारे मास है और r1 r2 वो उसके वेक्टर्स, ठीक है। जो पोजीशन वेक्टर होता है, जो r और r2, यहाँ पर रेडियस नहीं है, यहाँ पर पोजीशन वेक्टर्स है, ओके। अगर मान लीजिए जैसे कि बताया कि बॉडी में हमारे पार्टिकल्स एक दो काउंटेड तो होते नहीं हैं, तो n नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो सेम इट इज आर वेक्टर के यहाँ पर फॉर्मूला होता है, m1 आना था तो mn rn अपॉन नंबर ऑफ मासेस हमारे क्या होते हैं, पेयर्स की है, तो क्या हो गया n m, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, सेंटर ऑफ मास निकालने का। आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कंसंट्रेटेड पॉइंट। कंसंट्रेटेड पॉइंट का मतलब क्या होता है, ये भी सेम मेटेरियल सेंटर ऑफ मास की तरह होता है, लेकिन सेंटर ऑफ मास पे हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका निकाला जाता है जो नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, जिनकी कोई शेप डेफिनेट नहीं होती। कंसंट्रेटेड पॉइंट का मतलब होता है जिनकी शेप डेफिनेट होती है और जिन्हें यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारी कुछ शेप होती है, ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक स्क्वायर, एक सर्कल, एक रेक्टेंगल, या फिर कोई सिलेंडर, ठीक है। जिनकी शेप हम डिफाइन कर सकते हैं, उनको देखकर बता सकते हैं, उनके जो हमारे जस्ट सेंटर वाला पॉइंट होता है उसे बोलते हैं उसका कंसंट्रेटेड पॉइंट, ठीक। इसका भी सेंटर ऑफ मास अगर हम निकालते हैं तो उसका ही फॉर्मूला हमारा यही सेम होता है, आपको याद रखना है। इसका ही फॉर्मूला हमारा क्या होता है, सेम। इट इज ऑल्सो नोन एज द जियोमेट्रिकल सेंटर और सेंट्रॉइड। जो ये पॉइंट होता है इसी को हम कहते हैं जियोमेट्रिकल सेंटर या फिर सेंट्रॉइड, ठीक है। ये आपने मैथ पे भी रीड किया होगा, मैथ में आपने इसके बारे में पहले से पढ़ा रखा है कि सेंट्रॉइड कैसे कहा जाता है, कोई ऐसा सेंटर जहाँ पर सभी फोर्सेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ओके। यहाँ पर एक छोटी सी मैं आपको टिप देने वाला हूँ आपको, जैसे हमने प्रैक्टिकल्स में भी दिखाया था, यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर कि फॉर ए नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट सेंटर मस्ट शिफ्टेड टूवर्ड्स हैवियर बॉडी साइड। तो आपको याद रखना है
कोई भी नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट हो, यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट नहीं, नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट हो, जिसकी कोई शेप डेफिनेट ना हो, उसका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो शिफ्ट हो जाता है कहाँ पर, जहाँ पर बॉडी का मास ज़्यादा होता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है, जैसे कि अगर मैंने एक वेट लिया, ठीक है, वेट रोड ली, यहाँ पर 10 kg का वेट लगाया, इस जगह हमने क्या लगाया, 100 kg का वेट लगाया। कितना लगाया, 100 kg का वेट। तो अब आपको बताना है कि जो सेंटर मास है इस बॉडी का, इस ऑब्जेक्ट का, वो किस तरफ है ना, हमारा किस डायरेक्शन मूव करेगा, सेंटर से 10 kg वाले की तरफ या फिर 100 kg वाले की तरफ। ठीक, इसका आंसर मैं नहीं बताता हूँ, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इसका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, इसका रिप्लाई लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है, जिससे आपका ये कन्फ्यूजन, अगर कोई गलत आंसर भी देता है तो मैं उसको सही बता दूंगा, लेकिन आप रिप्लाई ज़रूर करिएगा। ओके, अब हम सीधे हमारे मेन टॉपिक में आ जाते हैं, जो हमारा रेडिएशन ऑफ गायरेशन। कि रेडिएशन ऑफ गायरेशन होता क्या है, तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। It is the distance between axis of rotation and a point P where all particles of system are concentric or concentrated। ठीक, इसका मीन्स क्या होता है कि अगर कोई बॉडी है, जैसे हमने यहाँ पर बना कर देखते हैं, हमने माना जैसे भाई हमारा हाथ वाला पंखा, उसी को लेकर चलेंगे। हमने यहाँ पर एक एक्स वाई प्लेन बना दिया, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। ओके, एक्स और वाई एक्सिस बनाने के बाद यहाँ पर हमने क्या कि भाई छोटा सा हमारा पंखा जो कैसा था, थोड़े डिजाइन वाला, ये लोग बना दिया। अब समझना, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस रोटेशन। एक्सिस रोटेशन कैसे कहा जाता था, इस वाले एक्सिस को एक्सिस रोटेशन कैसे कहते हैं, इसको, कि अगर ये हमारी फिक्स है, हमने माना कि इस एक्सिस पर हमने कोई चीज़ मूव करा है, तो ये चीज़ रोटेट कैसे करेगी, इस प्रकार से। तो इसी एक्सिस पर तो रोटेट कर रही है, तो इसको कहेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड ए पॉइंट पी, हमने मान लिया लो एक पॉइंट पी है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक, वेयर ऑल पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम आर कोसेंट्रिक और कंसंट्रेटेड, तो इसको ही बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। इसका मतलब जैसे हम बताए थे, हमारा जो फैन होता है या फिर कोई बॉडी ऑब्जेक्ट है, तो बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो इन सब का जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, वो क्या था, इन सभी की डिफरेंट डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, वो इन सभी का समम करते हैं, उसके बाद हमें टोटल इनर्शिया मिल जाता था। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर मिल जाता है। लेकिन रेडिएशन ऑफ गायरेशन वह होती है, तो रेडिएशन ऑफ गायरेशन वो रेडियस होती है जिस पर पूरी बॉडी के पार्टिकल्स कंसंट्रेटेड होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये बॉडी का क्या कहलाएगा, ये पॉइंट पी, सेंटर ऑफ मास। तो रोटेशन ऑफ एक्सिस से अगर हम क्या करते हैं, ये वाली रेडियस लेते हैं जो सेंटर ऑफ मास तक जाती है, तो हमारा ये टोटल जो इनर्शिया होता है उसके इक्वल होती है। जैसे आई जो होता था कर्व, तो हम रेडिएशन ऑफ गायरेशन की मदद से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, तो वो भी टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी हमारी बॉडी में कोई ना कोई एक पार्टिकल, एक पॉइंट ऐसा होता है जो हमारा सेंटर ऑफ मास का पॉइंट है, वहाँ से अगर हम ज्योमेट्रिकल एक्सिस डिस्टेंस लेते हैं, तो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम उस केवल एक पॉइंट से भी निकाल सकते हैं। ठीक है,
उसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, तो इट इज कैलकुलेटेड बाय द रूट मीन स्क्वायर। अच्छा देख, अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला हो गया एम के स्क्वायर, लेकिन अगर मुझे अब के की ही वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा कि बॉडी में सिमेट्रिकल है, अगर यूनिफॉर्म है तो ये मालूम उसका सेंटर मास कहाँ पर है, लेकिन एक नॉन यूनिफॉर्म बॉडी का तो हमें सेंटर ऑफ मास मालूम नहीं होता है। तो किसी बॉडी की रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए, ठीक, हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं उसे बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर। क्या कहते हैं? रूट मीन स्क्वायर। अब चलिए इसको कैलकुलेट करके हम बताते हैं। अच्छा देखिए, हमने यहाँ से क्या पता किया कि एम के स्क्वायर की वैल्यू किसके होती है? टोटल इनर्शिया की। ओके, तो यहाँ पर अगर इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो क्योंकि ये पार्टिकल का मास है तो ये किससे डिनोट होगा? स्मॉल एम से। रेडियस तो बढ़ेगी एम के स्क्वायर, और आई हमारे क्या होता है? कैपिटल है आर स्क्वायर। ठीक, जैसे कि हमने इसका फॉर्मूला लिखा था, तो एम को हम कहते हैं एन एम, क्या कहते हैं? एन एम। ठीक, तो एम के स्क्वायर इक्वल टू नंबर ऑफ मासेस आर स्क्वायर, तो हमारा क्या रहेगा? आर स्क्वायर ही रहेगा। एम के स्क्वायर से एम क्या हो गया? कैंसिल। एम से एम क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँ? के स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? एन। जब आर एन जो हमारा होता है, जो कैपिटल आर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? आर वन का स्क्वायर, आर टू का स्क्वायर प्लस आर थ्री का स्क्वायर और टेस्ट, जैसा कि अगर ये नंबर ऑफ टर्म्स तक पड़ता है। ठीक, अब के स्क्वायर अगर मैं इसमें अब क्या करूँ, एक एन का मल्टीप्लाई और एक एन का डिवाइड दे दूँ तो कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं होगी। मैंने यहाँ पर एक एन का मल्टीप्लाई किया है और एक एन से क्या दिया? डिवाइड। ठीक, तो चलिए इसको कैलकुलेट करके बताते हैं। तो इट इज़ कैलकुलेट बाई, जैसे हम बताया, रूट मीन स्क्वायर की फॉर्म में बोलते हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा आई एम के स्क्वायर की इक्वल होता है, तो इसको तो लिख दिया हमने एम के स्क्वायर, और आई की वैल्यू हमारी क्या होती है? एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, जिसमें क्या होता है? समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पर लगाया आई इक्वल टू 1 से कहाँ तक जाता है? एन तक। ठीक है, ये स्मॉल एम होता है यहाँ पर क्योंकि समेशन का भी साइन लगा हुआ। अच्छा, जैसे कि बताया, अगर ये कोई एन पार्टिकल्स के लिए, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक एन से मल्टीप्लाई और एक एन से डिवाइड दे दिया। इससे कोई प्रॉब्लम तो पड़ेगी नहीं इक्वेशन में। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, एन टाइम्स ऑफ एन, जिसका समेशन 1 से लेके एन तक हो, इसकी वैल्यू हमने क्या बताई थी? कैपिटल एम बताई थी। तो एम के स्क्वायर इक्वल टू, ये पूरा क्या होगा? कैपिटल एम, और ये हमारा क्या है? आर लिखा हुआ है, तो आर स्क्वायर एक एन बचा है पर एन, क्योंकि समेशन ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो गई।
के स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आर। अच्छा आर कैपिटल आर की वैल्यू क्या थी हमारी, जो नंबर ऑफ रेडियस थी उन सब के स्क्वायर का रूट करना है। तो रूट अगर स्क्वायर को हम इस साइड में से क्या हो जाता है स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर R3 स्क्वायर टेस्ट 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 ठीक अपॉन में, ठीक है। एन की वैल्यू तो रूट में ऐसे रहेगी, और जो आर स्क्वायर की वैल्यू थी हमारी क्या थी, ये वाले देते हैं R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो यहाँ से हम के की वैल्यू को आराम से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम अब के की वैल्यू डिफाइन करनी है तो इस यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा जिसको ये टॉपिक क्लियर हो गया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आगे टॉपिक हमारे और इजी होने वाले हैं, और उनको समझने के लिए आप मेरे को भी मोटिवेट होना पड़ता है कि जिससे मैं आपको आसानी से उन टॉपिक्स को और इजी वे में समझा सकूँ विद एग्जाम्पल्स। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ दो ऐसी इम्पोर्टेंट थ्योरम जो आपके सिलेबस में तो हैं, लेकिन उनका डेरिवेशंस और उनके फॉर्मूले अब आपके यूज़ में नहीं है। बस आपको थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करना है। लेकिन अगर आप जेई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जेई और जेई एडवांस की गेट प्रिपरेशन इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो फिर आप अगर इसका डेरिवेशन चाहते हैं एक क्लियर में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका डेरिवेशन बहुत इजी वे में करके आपको बता दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम केवल इसको समझने के लिए कि हमारे सिलेबस में कि इसका नेम तो है कि इसका न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा यूज है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला डायरेक्ट इसका बताएंगे और थोड़ी सी डेफिनेशन, ठीक। तो एक है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। पैरेलल का मतलब समझते हैं कि कोई भी अगर एक्सिस है उसके बगल में एक लाइन खींच दी जाए तो उसको क्या कहेंगे पैरेलल एक्सिस। तो इफ़ वी चेंज द लोकेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल एक्सिस टू इट्स पैरेलल देन ICD इक्वल टू IG प्लस MA स्क्वायर। ओके, अब जैसे कि मैं इसके छोटे से डायग्राम से और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ जिससे आप इसको आसानी समझ सकें। कि जैसे हमने माना कि अगर कोई हमारी ज्योमेट्रिकल एक्सिस जो हमने बना दी XY प्लेन, यहाँ पर हमने क्या किया अपना छोटा सा वही पंखा, वो पंखा बना दिया। अब हमने क्या किया कि माना जो एक्सिस रोटेशन थी वो ये ना होकर हमने क्या किया इस जगह इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, इसके जस्ट पैरेलल। तो जो हमारी पहले थी वो क्या थी ए भी हमने मानी, ये वाली क्या होगी सी डी। तो पैरेलल थ्योरम कहती है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा, अब जो इस एक्सिस से रोटेट करना था वो कहाँ से रोटेट करेगा पूरी बॉडी, यहाँ से, ठीक है। तो हम जानते हैं यहाँ से यहाँ तक को मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है IG। जी का मतलब है यहाँ पर ज्योमेट्रिकल एक्सिस से, ठीक है IG। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होती है वो होती है ए, क्या होती है ए। तो इस यहाँ से लेकर यहाँ तक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा MA स्क्वायर। और हम जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर किसी पूरी बॉडी का निकालना हो तो उसके पार्टिकल्स के डिफरेंट करके हम निकाल सकते हैं। तो हमने इस बॉडी का निकाला तो IG, ठीक है, जो होता है MR स्क्वायर। और इसका जब निकाला तो कितने निकला MA स्क्वायर। हमने दोनों को क्या कर दिया प्लस कर दिया। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या ICD इक्वल टू IG प्लस MA स्क्वायर। ओके, ये तो इसका क्या नॉर्मल फॉर्मूला है। अगर आप इसको डेरिवेशन भी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम हमारी थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। अब थ्योरम परपेंडिकुलर एक्सिस बहुत ईजी है, बस थोड़ा इसको समझ जरूरत है। जैसा कि अभी तक हमने कुछ डायग्राम्स में जो बात की है, हम देखते हैं वहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस की बात कर दी गई, लेकिन हम जानते हैं हमारे रियल लाइफ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो तो 3D फॉर्म में होते हैं, ठीक।
तो जिनमें कौन कौन सी एक्सिस होती हैं, एक्स 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 जो एक एक्सिस, दूसरी वाली वाई वाई डैश, और थर्ड एक्सिस जेड जेड डैश। ओके, तो अगर हम मानते हैं कोई एक्स वाई अगर हमारा प्लेन है, ठीक, कोई भी हमारी चीज़ है, अगर उसको रोटेट ना तो हम एक्स एक्सिस पर कराएं ना वाई एक्सिस पर कराएं, बल्कि उनके परपेंडिकुलर कराएं, चाहे एक्स के चाहे वाई के, दोनों के ही जब हम परपेंडिकुलर कराएंगे तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, हम जानते हैं जेड एक्सिस में। तो सेम एट इज यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस में क्या हो जाएगा, आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। जो एक्स डायरेक्शन में जो इनर्शिया था वो वाई डायरेक्शन में इनर्शिया, दोनों को हम प्लस कर दें, दोनों का सम कर लें, तो हमारा इनर्शिया किसका निकल जाएगा, जेड एक्सिस का। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रैक्टिकली मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर प्रैक्टिकल, अगर आप थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस समझना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं इसको इजी वे में समझाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैंने एक एक्स वाई प्लेन बनाया है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं वाई एक्सिस पर इसको रोटेट कराता हूँ तो ये कैसे रोटेट करेगा, वाई एक्सिस में जगह बनी रहेगी और ये ऐसे करके रोटेट करने लगेगा, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर मैं एक्स को फिक्स कर देता हूँ, एक्स को ज्योमेट्रिक एक्सिस मानता हूँ, तो ये कैसे रोटेट करेगा, इस तरीके से, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अब यहाँ पर थर्ड पार्ट जो हमारा जेड एक्सिस, जो हमारा किस जगह होता है, जस्ट इसके परपेंडिकुलर, इन दोनों के, मतलब इस जगह पीछे। अब मैं जब इस जेड एक्सिस के साथ रोटेट कराऊंगा तो ये पूरा जो हमारा फैन जैसे प्रोपेलर होता है, जो एक्स फॉर्म होगा, वो इस डायरेक्शन में पूरा रोटेट करेगा, या फिर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस यही कहती है कि आई जेड, अगर हम इस वाली डायरेक्शन को रोटेट कराते हैं, जहाँ पर एक्स वाई दोनों मूव एक साथ रोटेट करेंगे किसी एक डायरेक्शन में, उसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो आई एक्स प्लस आई वाई के इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड जितने भी छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपके सिलेबस के लिए और आपके लिए, वो सभी हमने नॉर्मल और इजी लैंग्वेज और बेसिक से बिल्कुल अंडरस्टैंड कर लिए। अब यहाँ पर कुछ डेरिवेशन हमने लेफ्ट की, अगर आप इसकी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। और अब मैं बताने वाला हूँ कि जैसे मैंने बताया कि कुछ हमारी डेफिनेट शेप्स होती हैं, क्या होती हैं, डेफिनेट शेप्स। तो जैसे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट शेप ऑब्जेक्ट, अगर कोई डेफिनेट शेप ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए तो हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर डेरिवेशन बेस्ड हमने कुछ फॉर्मूले पहले से डिफाइन कर रखे, वो मैं आपको यहाँ पर बताने की और समझाने की कोशिश करता हूँ एक्सिस के साथ विद डायग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर डेफिनेट शेप बोल ली है, जो है अराउंड अ रिंग। अच्छा, रिंग का मतलब क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं कोई सर्कुलर रिंग होती है, ठीक। हमने यहाँ पर डायग्राम भी बनाया हुआ है। ज्योमेट्रिक सेंटर, ज्योमेट्रिक सेंटर हमने बताया डेफिनेट शेप का जो भी होता है उसके जस्ट सेंटर में होता है। अगर हमें उस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है रिंग का, तो उसका फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, फिर एम इज मास और आर इज रेडियस। ओके, एट अबाउट ए डायमीटर। अच्छा, डायमीटर का मतलब क्या होता है, डायमीटर का मतलब जानते हैं किसी सर्कल की जो टोटल, जो डायमीटर मतलब क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई लाइन जो टच कर रही हो, जो कहाँ से पास करे, सेंटर से, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, उसका सर्कल का डायमीटर, ठीक है। अब डायमीटर, अबाउट इट्स डायमीटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्या मतलब है ये बताते हैं। देखिए, जैसे ही बताया, अगर ज्योमेट्रिक सेंटर हमारा वर्टिकल हमने चूज़ किया है इस प्रकार, ठीक है, तो बॉडी और रिंग होगी, रिंग, तो रिंग का जो सर्कुलर फॉर्म होगा वो कैसा होगा, ये वाला होगा, ये वाला पार्ट, इस वाला पार्ट। तो इस वाले पार्ट पर अगर मैं रोटेशन निकालनी है तो एक्सिस मेरी चेंज होकर यहाँ पर आ जाएगी, कहाँ पर जाएगी, जेड डायरेक्शन में। किस वाले डायरेक्शन में, जेड। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक कॉइन लिया है, तो कॉइन से अगर आप समझें तो ये होगी इसकी एक्स डायरेक्शन,
ठीक है, ये वाली एक्स डायरेक्शन, ये वाली होगी वाई डायरेक्शन। अब यहाँ पर डायमीटर, अच्छा अगर मैं इसको एक्स पर घुमाता हूँ इस वाली लाइन पर, तो ये किस प्रकार रोटेट करेगा? अगर इसको एक्स वाली डायरेक्शन में घुमाते हैं, एक्स वाली डायरेक्शन, तो ये ऐसे ऊपर नीचे ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है, एक लाइन पर। लेकिन सेम अगर वो यहाँ पर घूमता है तो इस प्रकार से, तो यहाँ पर तो एक लाइन में घूम रहा है। लेकिन डायमीटर का मतलब होता है कि डायमीटर जो ये वाला है सरकमफेरेंस, इस पर रोटेट करे। तो किस पर रोटेट करेगा? जेड एक्सिस पर ऐसे। तो इसी का मतलब होता है एट अबाउट दिस डायमीटर, जब भी आपको मिलेगा तो आप समझ जाएंगे कि वो जेड जेड डैश जो एक्सिस होती है उस पर रोटेट करने की बात कर रहा है। ओके, तो वहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब फॉर्मूला जो होता है वो होता है आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। नेक्स्ट, एट अबाउट से टेंजेंट। टेंजेंट किसको कहते हैं? टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी सर्कुलर पाथ से सीधी निकलती है, ठीक है, ये निकलती है जस्ट स्ट्रेट, जहाँ पर केवल एक पॉइंट पर टच करती है और स्ट्रेट पास हो जाती है, ये वापस इसको फिर से इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है, कोई भी लाइन। तो जिसका फॉर्मूला क्या होता है? आई इक्वल टू 3/2 एम आर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट है हमारा अराउंड डिस्क। डिस्क का क्या क्या होता है? सेम यहाँ पर ज्योमेट्रिक सेंटर पास करती है तो 1/2 एम आर स्क्वायर। अगर वो डायमीटर पर है तो 1/4 एम आर स्क्वायर। एट अबाउट इट टेंजेंट, और टेंजेंट से पास करती है तो 5/4 एम आर स्क्वायर। ओके, अगर टेंजेंट से पास करें तो 5/4 एम आर स्क्वायर। नेक्स्ट शेप है आपकी अराउंड ए हॉलो स्पेयर। हॉलो स्पेयर का मतलब होता है जैसे कोई भी अगर सर्कल जो है उसके बीच में जगह बनी हुई, ठीक है, क्या बनी हुई है? कुछ स्पेस अंदर बचा हुआ है, उसे कहते हैं हॉलो स्पेयर। याद रखेंगे कि कोई भी सर्कुलर रिंग है जो बाहर से तो बंद है लेकिन अंदर से उसके अंदर कुछ स्पेस है। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे अगर हम निकालते हैं तो इसका होता है हमारा आई इक्वल टू 2/3 एम आर स्क्वायर। जब हमने यहाँ पे लिखा है और अबाउट ए डायमीटर, अच्छा, क्योंकि हम जानते हैं जो एक स्पेयर होता है, स्पेयर जो होता है उसको चाहे एक किसी भी साइड से देखते हैं एक स्पेयर को, चाहे एक्स डायरेक्शन में, चाहे वाई में, चाहे जेड में, वो सभी डायरेक्शन में एक ही जैसा दिखता है। तो इसलिए वहाँ पर अबाउट इट डायमीटर एंड अबाउट इट्स ज्योमेट्रिक सेंटर दोनों ही इक्वल होंगे। ओके, नेक्स्ट है एट अबाउट इट टेंजेंट। तो टेंजेंट का क्या होगा? 5/3 एम आर स्क्वायर, ठीक। नेक्स्ट है अराउंड अ सॉलिड स्पेयर। सॉलिड स्पेयर का मतलब क्या होता है? जिसमें अंदर कोई भी बीच में गैप नहीं है, यहाँ पर पूरा भरा हुआ है। तो अबाउट इट डायमीटर ज्योमेट्रिक सेंटर, सेम यहाँ पर कि सॉलिड स्पेयर हो चाहे वो हॉलो स्पेयर हो, दोनों में ही तीनों तरफ से सेम ही दिखेगा, तीनों डायरेक्शन। तो अबाउट इट डायमीटर क्या होगा? 2/5 एम आर स्क्वायर, और टेंजेंट में 7/5 एम आर स्क्वायर। नेक्स्ट शेप है हमारी अराउंड अ थिन सिलेंडर। तो थिन सिलेंडर में ज्योमेट्रिकल एक्सिस अगर हम देखते हैं, जिस यहाँ पर एक साइन लिखा हुआ है, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर टू एल। एल का मतलब इस पाइप की लेंथ से, ठीक। इस लेंथ के परपेंडिकुलर लाइन जैसी हमें ज्योमेट्रिकल एक्सिस बनाई हुई है, ठीक है। यहाँ पर अगर हमें निकालना है सेम, तो क्या होगा? आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया, ये अगर हमारा कोई एक थिन सिलेंडर है और परपेंडिकुलर से ये वाली है, तो अगर हमें इसको ऐसे रोटेट कराना है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना का फॉर्मूला होता है एम एल स्क्वायर 10। यहीं पर रॉड का अगर हमें क्या निकालना है? अबाउट एंड, हमने क्या किया, इसको यहाँ से रोटेट कराना है, किस जगह से? ऐसे करके इस जगह, ठीक, इस जगह से रोटेट करना। अब ये इसके ऊपर ऐसे रोटेट करेगा, तो इसको कहते हैं आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 3 अराउंड अ सॉलिड सिलेंडर। और सॉलिड सिलेंडर का मतलब क्या होता है? देखिए,
यहाँ पर जो सिलेंडर था बहुत ही ज़्यादा पतला था, तो इसको ना तो इसकी कोई ज़्यादा रेडियस होगी, इसलिए इसमें केवल लेंथ यूज़ की गई थी। ठीक है, यहाँ पर सॉलिड सिलेंडर में आप देखेंगे क्योंकि रेडियस भी वहाँ पर कुछ ना कुछ होगी, उसकी कुछ रेडियस भी होगी, तो वहाँ पर रेडियस भी कंसिडर की जाएगी। तो ज्योमेट्रिकल एक्सिस में जब हमने परपेंडिकुलर देखा तो सेम m r²/2। ठीक, जब पैरेलल टू एल का मतलब क्या है कि लेंथ के साथ, जैसे एक्सिस में यहाँ दिखाया गया है सिलेंडर हमारा जो इस टाइप से, तो पैरेलल का मतलब एक्सिस कहाँ रहेगी, जस्ट इस लेंथ के पैरेलल में। तो I=m ब्रैकेट में r²/4 और l²/12। ठीक, अब अबाउट इट टेंजेंट का मतलब सेम हो गया, यहाँ पर एक कॉर्नर से, तो m बाहर ब्रैकेट में r²/4 और l²/3। ठीक, नेक्स्ट शेप है हमारी अराउंड अ हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर का मतलब क्या होता है, ऐसा सिलेंडर, कोई भी यहाँ पर सिलेंडर है जिसके अंदर कोई जगह है, जैसा कि अगर हम एक पानी का पाइप ले सकते हैं, वो एक हॉलो सिलेंडर होता है। तो ज्योमेट्रिकल एक्सिस और परपेंडिकुलर टू लेंथ, चाहे हम ज्योमेट्रिकल एक्सिस बोलें, यहाँ पर परपेंडिकुलर टू लेंथ बोलें, या परपेंडिकुलर टू डायमीटर एक्सिस बोलें, तीनों का मीन्स एक ही है। I=m/2 r² + r², इसका फॉर्मूला होता है। अबाउट इट डायमीटर, अब यहाँ पर पैरेलल एक्सिस टू लेंथ निकालना, अबाउट इट डायमीटर, तो अबाउट इट डायमीटर जैसे बताया था, तो I=m ब्रैकेट में r² + r²/4 + l²/12। ठीक, अब अराउंड ए क्यूबॉइड प्लेट, अब यहाँ पर ध्यान रखना क्यूबॉइड प्लेट भी हो सकती है, पर बॉक्स हो सकती है, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो हमने बॉक्स बनाया हुआ है जिसमें एक लेंथ, ब्रेथ और एक हाइट। ओके, ज्योमेट्रिकल एक्सिस में जब हम निकालते हैं तो m a² + b² वही 12, जहाँ पर ए और बी क्या उसकी लेंथ और ब्रेथ, जो हमने यहाँ से बताया थी पहले। ठीक, और अगर हम किसी कॉर्नर पर, जैसे यहाँ पर तो सर्कुलर पाथ में तो हम टेंजेंट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने क्या बोला है, कॉर्नर, क्योंकि इसमें तो सर्कुलर होता नहीं है, तो लाइन सेगमेंट पार्ट है। तो I= मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, m ब्रैकेट में a² + b²/3। ठीक, यहाँ पर हमने इस वाले चैप्टर के सभी फॉर्मूले अब आपको बता दिए और आपके साथ डिस्कस भी कर लिए। ठीक है, अब आप अगर मेरी कोई नेक्स्ट वीडियो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर चाहते हैं तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप मेरे नोट्स चाहते हैं या अगर आप उसको PDF फॉर्म में पाना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसकी लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप उसको इजीली डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है वो रोटेशनल और ग्रेविटेशन के ऊपर होने वाला है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।